आज की तारीख में हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि ये दावा भी करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसका इस देश की पार्लियामेंट के दोनों सदनों में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है। और एक फैक्ट सुनिए, 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से इस देश में मुसलमान शायद एक सेकंड क्लास सिटीजन बनते जा रहे हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है सारे सारे डेवलपमेंटल इंडेक्सेस में। इसके अलावा अगर आप राजनीतिक रूप से भी देखें तो 14% मुसलमान जो इस देश के नागरिक हैं वो मात्र 6 से 7% पॉलिटिकल पोजीशंस पर हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कस करें कि हिंदुस्तान में मुसलमान 14% होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा पीछे क्यों हैं और क्या वो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से मुसलमान या फिर मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी इतना ज़्यादा लैग कर रहे हैं। इसमें सरकारों की कितनी गलती है, इस सरकार का क्या रोल है, इनका क्या रोल रहा था और क्या ऐतिहासिक कारण है, क्या राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से मुसलमान इस देश में इतने ज़्यादा पीछे हैं। आप सब ने वैसे मीम्स और जोक्स देखे होंगे जहां अक्सर कहा जाता है कि अब्दुल पंचर बनाएगा या फिर ऐसा कुछ करेगा। इनफैक्ट जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा टीवी प्रोग्राम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहाँ पर भी अब्दुल को सिर्फ दुकान चलाने दिया गया, डॉक्टर या फिर बिजनेसमैन नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप्स है हमारी सोसाइटी में, इसके पीछे एक सच ये भी है कि समाज में कहीं ना कहीं सचमुच में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पीछे है। तो उसी पर डिस्कशन करेंगे आज नज़रिया के इस एपिसोड में। तो आज की तारीख में अगर हमें इस चीज़ को समझना है कि मुसलमान इस देश में इतना ज़्यादा पीछे क्यों हैं, तो हमें 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर गौर करना पड़ेगा। और उनमें से जो पहला फैक्टर है वो है ये क्या है? ये है लबासना। ये वो जगह है जहाँ पर इस देश में आईएएस बनने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। और ये क्या है? ये है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी जो है वो एग्ज़ाम्स लेती है और उन एग्ज़ाम्स के बाद जो लोग उस एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं, क्वालिफाई करते हैं उस एग्ज़ाम को, वो लोग क्या बनते हैं? सिविल सर्वेंट्स। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग प्रोविंशियल सिविल सर्विस कमिटीज़ हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल पे, राज्य के स्तर पर सिविल सर्वेंट्स को नियुक्त करते हैं। जैसे बिहार में बीपीएससी है, उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस है, तो अलग अलग पीसीएस भी हैं राज्यों में। तो इस देश में अगर आप सिविल सर्वेंट्स को देखें तो पूरे देश भर में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एग्जीक्यूटिव हम बोलते हैं ना कि संविधान में और देश को चलाने वाले 3 स्तंभ है, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है हमारी, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बाबूशाही है, वहाँ पर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। 14% मुसलमान हैं आज की तारीख में इस देश में, लेकिन मात्र 2 से 3% आईएपीएस, आईएएस, आईएफएस इन पदों पर हैं इस देश में। तो कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स या फिर जो सिविल सर्विसेज है, जो ब्यूरोक्रेसी है इस देश की, वहाँ पर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन इतना कम होना, ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट कारण है मुसलमानों के इतने ज़्यादा पीछे होने का। इसके अलावा ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो मुस्लिम्स हैं इस देश में वो एलिजिबल ही नहीं हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने के। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से मात्र 5 से 7% ऑफ द टोटल मुस्लिम्स इन दिस कंट्री आर ग्रेजुएटेड और हैव कंप्लीटेड देयर यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। यानी 5 से 7% मुसलमानों ने मात्र इस देश में अपनी जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है, कॉलेज की जो पढ़ाई है, वो पूरी की है और एक ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। तो कहीं ना कहीं जब आप मुसलमानों का इतना बुरा हाल आप देख रहे हैं इस देश में, तो आपको बैकड्रॉप में ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि एजुकेशन पर फोकस नहीं रहा है उनका एज अ कम्युनिटी। अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? जॉब सीकर्स। मुस्लिम कम्युनिटी जो इस देश में है वो कहीं ना कहीं अभी तक उसी मेंटालिटी में है कि हमें नौकरी करनी है, हमें काम करना है। यानी कि जो बिजनेसेस हैं वहाँ पर मुसलमानों ने अच्छा नहीं किया है इस देश में। ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट की कमी है। आप देखें तो इस देश की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक विप्रो, उसके जो मालिक हैं वो कौन है? अजीम प्रेम जी। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर टैलेंट तो बराबर है, बट एज अ सोसाइटी उनकी मेंटालिटी नहीं है बिजनेस को लेकर उस तरीके के। वो लोग जॉब सीकर्स हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमें कोई नौकरी मिल जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो स्टॉक मार्केट है हमारा, वहां पर जो लिस्ट की गई 500 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, आपको पता है उनमें से 1 से 2% कंपनीज भी ऐसी नहीं हैं जिनको मुस्लिम्स ओन करते हैं या फिर जिनकी टॉप पोजीशंस में मुस्लिम्स बैठे हैं। तो पहला फैक्टर था ब्यूरोक्रेसी में उनकी इनफिशियंसी, और दूसरा था बिजनेस के खिलाफ जो उनका माइंडसेट है, उनका जो माइंडसेट है एक जॉब सीकर वाला एज अ कम्युनिटी।
अब अगला फैक्टर क्या है? तो अगला फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सिविल सर्विस, एजुकेशन की बात कर ली। अगला फैक्टर है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जर्नलिज्म। आप बोलेंगे जर्नलिज्म ये किसी समाज के पीछे रहने की वजह क्यों हो सकती है? ये इस समाज के पीछे रहने की एक प्रमुख वजह है, आप मेरी मानिए। आज की तारीख में इस देश में जो कुल जर्नलिस्ट्स हैं, जितने भी पत्रकार हैं इस देश में, उसमें से बहुत थोड़े से, शायद उंगली पर आप गिने तब आपको टीवी चैनल्स में मुस्लिम्स मिलेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत कम पत्रकार आते हैं इस देश में। और मुस्लिम कम्युनिटी से पत्रकार का आना ज़रूरी क्यों है? चाहे किसी भी कम्युनिटी में जर्नलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है? एक जर्नलिस्ट जो है वो समाज में जो गलत हो रहा है वो चीज़ समाज के एक बड़े तबके तक पहुंचाता है। वो जर्नलिस्ट, उसके पास एक मीडियम रहता है, टीवी नाम का, डिजिटल नाम का, जिसके ज़रिए अपनी बात को, अपने थॉट्स को कन्वे करता है। तो कहीं ना कहीं जो जर्नलिस्ट तबका है इस देश का, इस देश में जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, वहां पर जो मुस्लिम्स इतने कम हैं नंबर्स में, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मुस्लिम्स के इतना ज़्यादा पीछे होने का। तो कहीं ना कहीं जर्नलिज्म जैसी फील्ड में भी मुस्लिम्स को अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। अब अगला फैक्टर क्या है? तो अगला फैक्टर सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है पॉलिटिक्स। अब आप में से कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे, ऐसा कैसे? मुसलमानों के नाम पे तो हमेशा इस देश में राजनीति होती रही है। इनफैक्ट जब हिंदुओं के नाम पे भी राजनीति होती है तब भी मुसलमानों की राजनीति होती है। तो ऐसा है कि इस देश में मुसलमानों ने राजनीतिक तौर पर, एक कम्युनिटी के तौर पे हमेशा पिछलग्गू बनने का काम किया है। वो हमेशा एक साइड रोल में रहना चाहते हैं। उनका ये टारगेट होता है हमेशा, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, कि जो राइट विंग पार्टी है, जैसे पहले जनसंघ हुआ करती थी, आज भाजपा है, उनका गोल ये नहीं है कि हम ऐसे लोगों को चुने जो कि मुझको, मेरे समाज को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाए, हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाए, हमें बेहतरी की ओर ले जाए। ऐसे लीडर्स नहीं चुनने हैं उन्हें ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है। वो वोट किस आधार पर देते हैं कि कौन सी वो सबसे अच्छी पार्टी है जो बीजेपी को हरा दे। जैसे आप देखिए, यूपी में जब कांग्रेस मजबूत थी तो मुस्लिम्स कांग्रेस के साथ थे, अब वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कुछ मुस्लिम्स बीएसपी के साथ हैं जो मजबूत है जहां पे। उसके अलावा बिहार में पहले वो कांग्रेस के साथ थे, जब कांग्रेस कमजोर हुई तो अब वो जेडीयू और मुख्यतः आरजेडी के साथ हैं। पूरे देश में ऐसा ही हाल है। वो देखते हैं कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। जो भी पार्टी बीजेपी को हराने की सबसे प्रबल दावेदार है वो उसको अपना वोट दे आते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सही तो है, बहुत सारे मुस्लिम्स भी आर्ग्यू करते हैं कि बीजेपी तो मुसलमानों के लिए कुछ करती ही नहीं है। मैंने वीडियो की शुरुआत ही की आपको ये बताने से कि इस देश में बीजेपी का एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी ने शायद मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया हो, और अगर किया भी हो तो शायद बहुत कम किया हो। लेकिन अरुंधति रॉय, जो कि बहुत बड़ी ऑथर रही हैं, उनका एक स्टेटमेंट आप लोगों को सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है भारत में मुसलमानों के लिए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस देश में मुसलमानों के साथ बड़े ही गर्व के साथ, प्राइड के साथ वही कर रही है जो कि कांग्रेस पिछले 50-60 सालों से करती आई है, शर्मिंदगी के साथ और छुप छुपा के। जी हाँ, आप इस देश में अगर देखें तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रही, 50 साल के आसपास। उसके बावजूद जब वो खुद को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बनाते हैं, आज की तारीख में जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद को मुसलमानों का मसीहा बनाने की कोशिश करते, माइनॉरिटीज़ का मसीहा बताने की कोशिश करते हैं, तब उनको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि इतने लंबे समय तक शासन रहा आपका इस देश में, तब भी आपने मुसलमानों का कुछ भला नहीं किया। आज आप बीजेपी को गालियां देते हैं। बीजेपी ने हो सकता है मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मगर वो उस चीज़ को ओन तो करते हैं कम से कम कि हम नहीं है मुसलमानों की पार्टी। ठीक है, लेकिन आपने तो ओन किया। आप तो बोलते हैं कि नहीं हम तो मुसलमानों के लिए भी काम करेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, हम सबके लिए काम करेंगे। लेकिन क्या मुसलमानों की ग्रोथ हुई? नहीं। तो अरुंधति रॉय का जो ये स्टेटमेंट है कि बीजेपी वो सब कुछ कर रही है मुसलमानों के साथ जो कि कांग्रेस 50-60 साल तक करते आई, बस ये है कि बीजेपी उस चीज़ में गर्व ले रही है, उस चीज़ के जरिए पॉपुलैरिटी गेन कर रही है और खुलेआम बोल रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने छुप छुपा के कुछ नहीं किया और सिर्फ मसीहा बनने की कोशिश करती रही। तो ये तो हो गए वो कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से मुस्लिम एज अ कम्युनिटी आज की तारीख में इस देश में इतनी बुरी हालत में है। लेकिन क्या इन फैक्टर्स से ये साबित होता है कि मुसलमानों में पोटेंशियल की कमी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में अगर भारत चीन को आंख दिखा पा रहा है ना एक देश की वजह से, तो वो भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से ही हुआ है। उनका एक बहुत बड़ा रोल है हिंदुस्तान के मिसाइल्स को बनाने में। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इनकी जो पूरी की पूरी कहानी है अगर आप देखेंगे तो उसमें अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा रोल रहा है।
उसके अलावा आज मैंने एजुकेशन की बात की कि किस तरीके से मात्र 5 से 7% मुस्लिम्स इस देश में अपनी यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन शायद आप में से कुछ लोग इस बात को जानकर थोड़े आश्चर्यचकित रह जाएं कि इस देश का जो पहला एजुकेशन मिनिस्टर था ना, वो एक मुस्लिम ही था। जी हाँ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इस देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और वो मुस्लिम थे। और आज की तारीख में मुसलमानों की इतनी ख़राब स्थिति है एजुकेशन के सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एज अ कम्युनिटी मुस्लिम्स को समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उनको उन लोगों को नहीं चुनना है। आज की तारीख में एक नेशनल लेवल पे कोई लीडर नहीं है जो सिर्फ मुस्लिम्स की बात करता है। असदुद्दीन ओवैसी खुद को बहुत बड़े लेवल पे और मीडिया पे कहते हैं कि मैं मुसलमानों की हक की बात करता हूँ, मगर उनका जो पॉलिटिकल स्पेस है वो बहुत छोटा है। वो खुद हैदराबाद से सांसद हैं और उनके पार्टी के एक और सांसद हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद। तो मात्र 2 सांसदों की पार्टी है AIMIM। तो कहीं ना कहीं इस देश में मुस्लिम्स को एज अ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विचार करने, और उन लोगों को जो कि शायद मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं आते हैं उनको भी सोचना है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि भारत विश्व गुरु बन जाए अपने देश की 14% आबादी के बिना ही। उस आबादी का भी इफ़िशियंट और बराबर कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए होगा अर्थव्यवस्था में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंजीनियरिंग में, ताकि हम एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर बेहतर कर सकें और वैश्विक पटल पर भारत को उस स्थिति पर पहुंचा सकें जैसा कभी हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा। तो ये था नज़रिया का एक और एपिसोड, और इस एपिसोड में हमने बात की कि क्यों मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी इतनी ज़्यादा पीछे हैं और क्या है उनका फ्यूचर, उनको किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, और पॉलिटिकल गोल्स क्या होने चाहिए मुस्लिम्स के, किस तरीके से उनको पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, और अपने हकों के लिए काम करने वाले नेताओं को चुनना चाहिए। आप देखें तो बहुत बड़े बड़े मुसलमान नेता हुए हैं इस देश में, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बने हैं मुस्लिम तबके के लोग, उसके बावजूद उनका एज अ कम्युनिटी ये हाल है। तो आप गलत लीडर्स को चुनना बंद कीजिए, आप सही लीडर्स को चुनना शुरू कीजिए। तो अगर आप नज़रिया के इस एपिसोड को अभी तक देख रहे थे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं, और मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहें नज़रिया।